जय हिंद। 24 मई को इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है। लगभग एक महीना बचा है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक, प्रीलिम्स इज़ नॉट अ गेम ऑफ स्कोरिंग, प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रीलिम्स इज़ अ गेम ऑफ एलिमिनेशन। बेसिकली आपको 130, 150 नंबर स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि अगर कट ऑफ जा रही है 80, अगर आपका कंपटीशन स्कोर कर रहा है 80, तो आपको 80 पॉइंट समथिंग स्कोर करना है। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। विच मीन्स कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है और आपको भी नहीं आता है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर लोगों को आता है और आपको नहीं आता है, तब आपके लिए दिक्कत वाली बात है। विच मीन्स कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टैटिक हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को आती हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको फॉर श्योर आनी ही आनी चाहिए। इन बेसिक चीज़ों के साथ साथ अगर आप 2-4 चीज़ें और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा। और बाई चांस अगर आप इन बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो तो आप फॉर श्योर तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम को फेल करने के लिए। और दूसरा, जब से सोशल मीडिया आया है तब से एक डिबेट आमतौर पे देखने को मिलती है, और ये डिबेट देखने को मिलती है स्टैटिक वर्सेस करंट के बीच में। जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये जो करंट है इसके ऊपर ओवर फोकस किया जाता है, ओवर एम्फेसिस किया जाता है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि करंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो कि करंट को एकदम रट रहा है और इस चक्कर में उसका जो स्टैटिक है वो इग्नोर हो रहा है, उसका जो स्टैटिक है वो वीक हो रहा है, तो ये जो बच्चा है ये फॉर श्योर तैयारी कर रहा है इस एग्ज़ाम को फेल करने के लिए। और दूसरी तरफ कोई ऐसा बच्चा है जिसका स्टैटिक बहुत स्ट्रांग है, जिसका स्टैटिक बहुत मजबूत है, और इसने करंट को बेसिक तौर पर भी अगर मैनेज किया है, तो ये जो बच्चा है इसके पास में फेयर चांस है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का, इस एग्ज़ाम को पास करने का। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आपका ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये कॉम्प्रिहेंसिवली इन डिटेल बहुत अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। और दूसरा, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को आती हैं, ये आपको फॉर श्योर आनी ही चाहिए। अगर आप इन दो फ्रंट्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हो तो आप मान के चलो कि आप इस एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्वालिफाई करोगे, बहुत इजीली पास करोगे। अच्छा, जो लोग इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता है ये जो स्टैटिक पोर्शन है, फिर चाहे इंडियन पॉलिटी हो, फिर चाहे ज्योग्राफी एनसीईआरटी हो, फिर चाहे स्टैटिक एनवायरनमेंट हो, और फिर चाहे हिस्ट्री हो, और हिस्ट्री के तीनों पोर्शंस, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इनफैक्ट आर्ट एंड कल्चर भी, इन सब को हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर आपको पता है, आपने सेशंस देखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके आप इन सेशंस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। ये जो एक महीना है, इस एक महीने में हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिनसे क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि बेसिक हैं, जो कि ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को जानकारी होती है, उन टॉपिक्स को हम रिवाइज करेंगे, उनका हम रिवीजन करेंगे। ध्यान देना कि यहाँ पे हम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर नहीं कर रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ एक महीना रह गया है, कि ये जो सारी चीज़ें हैं इनको आपने कॉम्प्रिहेंसिवली इन डिटेल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अब इन चीज़ों को हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट देखेंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि जो सेशंस हैं इनको किस तरीके से फॉर्मुलेट किया गया है, किस तरीके से तैयार किया गया है। मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में आज के सेशन में हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी की सिचुएशन क्या है, फर्टिलाइजर्स की सिचुएशन क्या है, सीड्स की सिचुएशन क्या है, वाटर की सिचुएशन क्या है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कि आमतौर पर एग्जाम से पूछी जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मेजर क्रॉप्स हैं उनके एक्सपोर्ट को लेके, उनके इंपोर्ट को लेके,
उनके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को लेके डेटा क्या कहता है, फैक्ट्स क्या कहते हैं, जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं उनके बारे में देखेंगे। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कौन कौन सी मेजर स्कीम्स को लाया गया है, उनके बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि स्टैटिक के साथ में जितना हो सके उतना करंट को भी हम इंटीग्रेट करें। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जो एग्रीकल्चर है ये जीडीपी में सिर्फ 16% का कंट्रीब्यूशन देता है। जीडीपी में सिर्फ 16% का कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के मामले में 45% ऑफ द वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। लंबा चौड़ा मिसमैच है। जीडीपी में सिर्फ 16% का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट के नाम पे 45% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है। एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनपीके का रेशियो। ये जो एनपीके का रेशियो है ये कॉन्स्टेंटली डिटोरिएट हो रहा है, ये कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो एनपीके का रेशियो है ये कॉन्स्टेंटली डिटोरिएट हो रहा है। मैं उम्मीद ऐसी कर रहा हूँ कि एनपीके का मतलब क्या है ये ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एन स्टैंड्स फॉर यूरिया, पी स्टैंड्स फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी एंड के स्टैंड्स फॉर पोटैश। ये जो एनपीके है इसका आइडियल रेशियो कितना होता है, 4:2:1। आइडियल रेशियो कितना है, 4:2:1। लेकिन 2009 में ये रेशियो कितना था, 4:3:1। 2019 में ये रेशियो कितना हो गया, 7:2.8:1। और 2023 में ये रेशियो कितना हो गया, 11:4:1। आइडियल कितना होना चाहिए, 4:2:1। और 2023 में एक्चुअली में कितना देखने को मिला, 11:4:1। मतलब हाई लेवल का डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, डिटोरिएशन देखने को मिलता है इस एनपीके के रेशियो में। इंपोर्ट डिपेंडेंस की अगर बात करें तो यूरिया को हम सिर्फ 20% इंपोर्ट करते हैं, डीएपी को हम 60% इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये जो पोटैश है, पोटैश को हम 100% इंपोर्ट करते हैं। पूरे तरीके से इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं पोटैश के केस में हम। ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इसको हैंडल कौन करता है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैंडल करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। ये जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है ये दो तरीके की देखने को मिलती है। एक यूरिया सब्सिडी देखने को मिलती है। यूरिया सब्सिडी बेसिकली स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल का तरीका है, जिसके तहत ये जो यूरिया की एमआरपी है इसको सरकार फिक्स करती है और ये जो मार्केट प्राइस है इसको सरकार सब्सिडी के तौर पे पे करती है। इस यूरिया सब्सिडी के अलावा दूसरा न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देखने को मिलती है। ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है ये पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट पे की जाती है, पर बैग पे नहीं की जाती है। ध्यान देना, ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है ये पर बैग पे नहीं की जाती है, ये पर केजी ऑफ न्यूट्रिएंट पे की जाती है। और इसमें होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एमआरपी को फिक्स करता है और सरकार जो है वो फिक्स्ड अमाउंट देती है एज सब्सिडी। ये जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है इसमें यूरिया को नहीं रखा गया है, यूरिया को एक्सक्लूड किया गया है इस न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से। यूरिया के लिए अलग से यूरिया सब्सिडी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक पीएम प्रणाम देखने को मिलता है। ये जो पीएम प्रणाम है ये इंसेंटिव मैकेनिज्म है टू रिड्यूस फर्टिलाइजर सब्सिडी बर्डन एंड प्रमोट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये जो फर्टिलाइजर है इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ, या हम सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, प्लांट ग्रोथ में कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्लोरोफिल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जो है वो लाइट एनर्जी को फिक्स करने के काम में आता है। पोटेशियम है, पोटेशियम जो है वो क्रॉप एसिमिलेशन को इंश्योर करता है और ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम जो है वो एंजाइम्स का एक्टिवेटर है।
सल्फर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टू असेंशियल अमीनो एसिड्स का, और कैल्शियम जो है वो ज़रूरी है प्लांट ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए और एनलार्जमेंट के लिए। फर्टिलाइजर के बाद बात आती है वाटर के बारे में, और वाटर के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसको 2015 में लॉन्च किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कोर स्कीम है। ये जो कोर स्कीम्स होती हैं इनमें जनरली 60:40 का फाइनेंशियल सपोर्ट देखने को मिलता है। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसको मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इंप्लीमेंट करती हैं। कैसे करती हैं अभी देखेंगे। ये जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये जो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है इसका एम है लॉन्ग पेंडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना। ये जो एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है। दूसरा देखने को मिलता है हर खेत को पानी। ये जो हर खेत को पानी है इसके 4 सब कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 सब कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। ये जो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया 1974 में। दूसरा देखने को मिलता है सरफेस माइनर इरिगेशन। तीसरा देखने को मिलता है रिपेयर रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, और चौथा देखने को मिलता है ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। ये जो हर खेत को पानी है इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इंप्लीमेंट करती है। और तीसरा कंपोनेंट देखने को मिलता है वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट। ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है इसके अंदर फोकस किया जाता है सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, फार्म पॉन्ड्स को बिल्ड करने के ऊपर और डैम्स को चेक में रखने के ऊपर। ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है या कंपोनेंट है इसको इंप्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप देखने को मिलता है। ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है इसके तहत वाटर यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए काम किया जाता है थ्रू माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप है, जैसे स्प्रिंकलर है। ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ये पहले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट हुआ करता था, लेकिन लेटर ऑन इसको शिफ्ट कर दिया गया और आज के डेट में ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये पार्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट करती है। और ये जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है इसके अलावा रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट को अप्रूव किया है। ये जो कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है इसको ओरिजिनली 1974 में लॉन्च किया गया था, लेकिन रिसेंटली इसके मॉडर्नाइजेशन को अप्रूव किया गया है। और ये जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट है ये सब स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की फॉर द पीरियड 2025-26। और इसका एम क्या है? जो इरिगेशन वाटर सप्लाई है उसको मॉडर्नाइज करना, और इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ किया जाएगा। इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको 2016 में लॉन्च किया गया। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसके तहत फार्मर्स को अगर कोई क्रॉप लॉस होता है, क्रॉप लॉस चाहे नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से हो, चाहे पेस्ट की वजह से हो, चाहे एडवर्स वेदर की वजह से हो, चाहे डिजीज़ की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर फार्मर्स को क्रॉप लॉस देखने को मिलेगा तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ध्यान देना 2020 से ये जो योजना है ये सभी फार्मर्स के लिए वॉलेंट्री है,
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स सिंस 2020। उससे पहले जो लोनी फार्मर्स हुआ करते थे, ऐसे फार्मर्स जिनके ऊपर लोन होता था, उनके लिए ये योजना मैंडेटरी हुआ करती थी। फार्मर्स को मैक्सिमम प्रीमियम कितना पे करना पड़ता है? खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%, रावी क्रॉप्स के लिए 1.5% और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये प्री सोइंग स्टेज को कवर करती है, हार्वेस्ट स्टेज को कवर करती है और पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज को भी कवर करती है। मतलब तीनों में से किसी भी स्टेज पे अगर क्रॉप लॉस देखने को मिलेगा तो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। इसके अलावा विंड्स देखने को मिलता है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम। ये जो वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम है, इसके तहत क्रॉप लॉस के लिए जो इंश्योरेंस क्लेम्स होते हैं, उनके असेसमेंट के लिए जो लोकलाइज्ड और रियल टाइम वेदर डेटा होता है, उसको निकालने के लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस का नेटवर्क एस्टेब्लिश किया गया है इस वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम के तहत। बेसिकली लोकलाइज्ड और रियल टाइम वेदर डेटा प्रोवाइड करता है ये इवेंट्स। इसके अलावा एग्रीकल्चर में कई सारे टर्म्स आपने सुने होंगे, फटाफट से देख लेते हैं। सिल्वीकल्चर, आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट ट्रीज। सेरीकल्चर is about silkworms. Apiculture is about honeybees. Olericulture is about vegetables. Viticulture is about grapes. Floriculture is about flowers. Arboriculture is about woody plants and trees. And pomology is about fruits. एक टर्म आपने सुना होगा, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, लेकिन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है एयर में, प्लांट्स को ग्रो किया जाता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, विदाउट द यूज ऑफ सॉइल और विदाउट द यूज ऑफ एनी एग्रीगेट मीडियम। फिर हाइड्रोफोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है विदाउट सॉइल बट यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस। जियोपोनिक। जियोपोनिक बेसिकली जब प्लांट्स को नॉर्मल सॉइल में ग्रो किया जाता है तो उसको जियोपोनिक बुलाया जाता है। एग्रोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि डील करती है क्रॉप प्रोडक्शन से, जो कि डील करती है सॉइल मैनेजमेंट से। शुगर केन के आमतौर पे 3 बाय प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? मोलेशियस देखने को मिलता है जिसको यूज़ किया जाता है एल्कोहल और यीस्ट के फॉर्मेशन के लिए। बेगासी देखने को मिलता है जिसको यूज़ किया जाता है पेपर मेकिंग और फ्यूल मेकिंग के लिए। और प्रेस मड देखने को मिलता है जिसको यूज़ किया जाता है सॉइल अमेंडमेंट के लिए। देखो ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि अब तक आपने पढ़ ली होनी चाहिए। अगर आपने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होंगी। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो रहा है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना है तो कॉम्प्रिहेंसिवली प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ये जो इंश्योरेंस है, इसके बाद बात आती है सीड्स के बारे में। हमारी कंट्री में ये जो सीड सेक्टर है इसको रेगुलेट किया जाता है, एक तो सीड्स एक्ट 1966 के थ्रू, दूसरा सीड्स कंट्रोल ऑर्डर 1983 के थ्रू और तीसरा नेशनल सीड पॉलिसी ऑफ 2002 के थ्रू। एक टर्म आपने आमतौर पर सुना होगा, सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप एरिया सोन with certified seeds purchased from an external source instead of farmed saved seeds from the previous harvest। previous harvest से जो farm saved seeds थे उनके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज ऑफ टोटल क्रॉप एरिया सर्टिफाइड सीड्स के थ्रू शो किया गया, उसको बुलाया जाता है सीड रिप्लेसमेंट रेट। और ये जो आइडियल सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो कितनी है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के लिए, जैसे वीट है, राइस है, पल्सेस के लिए, उनके लिए आइडियल एसएसआर कितना है? 25 से लेकर 33%। और हाइब्रिड्स के लिए आइडियल एसएसआर कितना है? 100%।
सीड्स के कॉन्टेक्स्ट में 2001 का एक एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्ट का नाम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट। ये जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट है, इसके तहत सीड्स को, प्लांट वेराइटीज को और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम पेटेंट्स अंडर पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1970। पेटेंट से एक्सक्लूड किया गया है सीड्स को, प्लांट वेराइटीज को और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को। WTO का एक ट्रिप्स एग्रीमेंट है और ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ये सभी मेंबर कंट्रीज को मैंडेट करता है टू प्रोटेक्ट प्लांट वेराइटीज, और इसी ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत हमारी जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करने के लिए 2001 का ये जो एक्ट है, इस एक्ट को लाया गया। ये जो 2001 का एक्ट है, इसके तहत PPBFR अथॉरिटी को भी स्टेब्लिश किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी को स्टेब्लिश किया गया। ये जो अथॉरिटी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। ये 4 टाइप के सीड्स को रजिस्टर करती है। कौन कौन से? एक न्यू वैरायटी, दूसरी एक्सटेंट वैरायटी, तीसरी एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटी और चौथी फार्मर्स वैरायटी। ये जो PPBFR अथॉरिटी है ये नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वेराइटीज को भी मेंटेन करती है और नेशनल जीन फंड को भी एडमिनिस्टर करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे एक इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिलती है। ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, इसको 1961 में स्टैब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिलता है और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज बाय ग्रांटिंग ब्रीडर्स एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस, सेल एंड मार्केट सीड्स। लेकिन ये जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो IUPOB है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। इन सीट्स में ही एक टर्म आपको देखने को मिलता है, लैंड रेसेस। लैंड रेसेस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज होती हैं जिनको जनरेशन दर जनरेशन फार्मर्स ने डेवलप किया है, कंजर्व किया है। जनरेशन दर जनरेशन फार्मर्स ने जिन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज को डेवलप किया है, कंजर्व किया है, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको लैंड रेसेस बुलाया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी के बारे में, और टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसको रिसेंटली सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही आता है। ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसका एम क्या है? इसका एम है टू बिल्ड अ रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एक रोबस्ट, एक लंबा चौड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा इस डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत। और ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके थ्रू फार्मर सेंट्रिक डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। टाइमली और रिलायबल क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और सीमलेस स्कीम और सर्विसेज की डिलीवरी इंश्योर की जाएगी। ये जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, इसके 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं? एक एग्रीस्टैक या फिर किसान की पहचान। ये जो किसान की पहचान है, इसके तहत 3 रजिस्ट्रीज को तैयार किया जाता है। कौन कौन सी? एक फार्मर्स रजिस्ट्री, बेसिकली फार्मर ID बनाई जाएगी और उसको फार्मर की लैंड के साथ में, लाइव स्टॉक के साथ में, क्रॉप्स के साथ में, स्कीम्स के साथ में लिंक किया जाएगा। दूसरा, जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स बनाए जाएंगे। और तीसरा, क्रॉप सोन रजिस्ट्री को तैयार किया जाएगा कि कितने क्रॉप्स को सो किया गया हर एक सीजन में, उसकी एक रजिस्ट्री तैयार की जाएगी। तो एक तो एग्रीस्टैक को तैयार किया जाएगा, दूसरा कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को तैयार किया जाएगा। ये जो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव जियोस्पेशियल सिस्टम इंटीग्रेटिंग रिमोट सेंसिंग डेटा ऑन क्रॉप्स, सॉइल, वेदर एंड वाटर रिसोर्सेज। और तीसरा कंपोनेंट है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग। ये जो सॉइल प्रोफाइल मैपिंग है, इसके तहत सॉइल प्रोफाइल को मैप किया जाएगा। लगभग
142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड को मैप किया जाएगा और अब तक 29 मिलियन हेक्टेयर लैंड को ऑलरेडी मैप भी कर लिया गया है। अच्छा, इसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है। देखो, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। एक टर्म एली क्रॉपिंग देखने को मिलती है। एली क्रॉपिंग का मतलब फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नैरो पाथवेज, जिनको एलीज बुलाया जाता है। और ये जो नैरो पाथवेज हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय हेज रोज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज या फिर श्रब्स की रोज लगाई जाती हैं और बीच में नैरो पाथवेज बनाए जाते हैं, जिनको एलीज बुलाया जाता है। और ये जो नैरो पाथवेज होते हैं, इनमें फूड क्रॉप्स को उगाया जाता है, इसको बोलते हैं एली क्रॉपिंग। दूसरा, मिक्स्ड क्रॉपिंग देखने को मिलती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली विदाउट रो अरेंजमेंट ग्रो कर दिया जाता है। एक कोई फील्ड है, उसमें दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को सो कर दिया गया है रैंडमली, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग एक टर्म देखने को मिलता है। मिक्स्ड फार्मिंग में एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग दोनों को साथ में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर एक टर्म देखने को मिलता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। जब टोटल इनकम, जो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन है उससे जो इनकम हो रही है, उस इनकम का मोर देन 50% अगर किसी एक सिंगल क्रॉप से आए तो उसको बुलाया जाता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। और अगर टोटल इनकम का 50% किसी भी एक सिंगल क्रॉप से ना आए तो उसको बुलाया जाता है डाइवर्सिफाइड फार्मिंग या जनरल फार्मिंग। फिर एक टर्म इको फार्मिंग देखने को मिलता है। फार्मिंग म्यूचुअली रीएनफोर्सिंग इकोलॉजिकल अप्रोचेस फॉर फूड प्रोडक्शन। बेसिकली इकोलॉजिकल अप्रोचेस को यूज करके जब आप फार्मिंग को करते हो तो उसको इको फार्मिंग बोला जाता है। एक पर्मा कल्चर देखने को मिलता है। ये जो पर्मा कल्चर टर्म है, इसको 1978 में कॉइन किया गया। बिल मॉलिसन और डेविड ने इसको कॉइन किया। पर्मा कल्चर is based on the principle of caring for earth and integrating with the environment in mutually beneficial ways. Basically, ये जो पर्मा कल्चर है, इसके तहत ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है। इसके तहत ट्रेडिशनल नॉलेज और एक्सपीरियंस को प्रमोट किया जाता है। इसके तहत एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात की जाती है। फिर टिलेज कई सारे तरीके के देखने को मिलते हैं। जो हल लगाया जाता है उसके कई सारे तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे एक ऑन सीजन टिलेज देखने को मिलता है। इट इज डन फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द सेम सीजन। एक ही सीजन में आपको क्रॉप उगाना है कोई दूसरा, तो आपने पहले खेत पे हल लगाया, उसको बोलते हैं ऑन सीजन टिलेज। दूसरा ऑफ सीजन टिलेज होता है, डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द फोर्थ कमिंग सीजन। आने वाले सीजन में आपको कोई क्रॉप उगानी है, उसके लिए आपने हल लगाया है, तो उसको बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज। फिर प्राइमरी टिलेज है, डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन। एक क्रॉप को आपने हार्वेस्ट किया, अब आपको दूसरी क्रॉप उगानी है, तो आपने खेत पे हल लगाया, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज, परफॉर्म्ड आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रिंग गुड सॉइल टिल्थ। बेसिकली एक बार आपने प्राइमरी टिलेज किया, उसके बाद दोबारा हल लगाया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी टिलेज। ड्राई टिलेज नाम से क्लियर है, ये लगाई जाती है फॉर क्रॉप्स दैट आर सोन और प्लांटेड इन ड्राई लैंड कंडीशंस। ड्राई लैंड कंडीशंस में सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर जनरेट करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए जो टिलेज किया जाता है उसको ड्राई टिलेज बुलाया जाता है। वेट या फिर पुडलिंग टिलेज ये किया जाता है इन लैंड विद स्टैंडिंग वाटर। ऐसी जमीन जिसमें पानी भरा हुआ है, उस पर आपने हल लगाया, तो उसको बोलते हैं वेट या फिर पुडलिंग टिलेज। फिर एक सब सॉइलिंग नाम का टर्म आपने सुना होगा। सब सॉइलिंग इज टू ब्रेक हार्ड पेन बीनीथ प्लाव लेयर। स्पेशल टिलेज ऑपरेशंस आर परफॉर्म टू रिड्यूस द कंपैक्शन। जो प्लाव लेयर है उसके नीचे जो हार्ड लेयर देखने को मिलती है, उसको थोड़ा तोड़ने के लिए, उसको थोड़ा ढीला करने के लिए जो टिलेज किया जाता है या जो प्रोसेस की जाती है, उसको सब सॉइलिंग बोला जाता है। फिर एक क्लीन टिलेज देखने को मिलता है। बेसिकली पूरा का पूरा जो फील्ड है उसको इस तरीके से टिल किया जाता है, इस तरीके से साफ किया जाता है कि कोई भी लिविंग प्लांट जो है वो अनडिस्टर्ब नहीं रहता है।
और इसको किया जाता है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इसको बुलाया जाता है क्लीन टिलेज। एक ब्लाइंड टिलेज देखने को मिलता है, द टिलेज डन आफ्टर सीडिंग और प्लांटिंग ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स को प्लांट कर दिया गया है, सीड कर दिया गया है, उसके बाद जो टिलेज किया जाता है उसको ब्लाइंड टिलेज बुलाया जाता है। और ये जो ब्लाइंड टिलेज होता है इससे क्रॉप्स को हार्म नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं उनको अपरूट किया जाता है। और एक टर्म देखने को मिलता है जीरो टिलेज या फिर नो टिलेज। बिना खेत को टिल किए, बिना हल लगाए आपने नए क्रॉप को प्लांट कर दिया तो उसको बोलते हैं जीरो टिलेज। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, जिसके बारे में बेसिक तौर पे आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मेजर क्रॉप्स की अगर बात करें, राइस के मामले में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया ने अभी जनवरी 2026 में चाइना को ओवरटेक किया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस के मामले में चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। एक्सपोर्ट्स के मामले में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और दूसरे नंबर पे थाईलैंड है। देखो, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? इंडिया है, और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी कौन है? इंडिया है। राइस के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। अब देखो, ये ऐसी चीज़ें हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेटा आपको रटना ही पड़ेगा। राइस के बाद वीट के मामले में चाइना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया है, उसके बाद रशिया है, उसके बाद यूएस है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया वीट के मामले में। लार्जेस्ट कंज्यूमर भी चाइना है और दूसरे नंबर पे भी इंडिया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रशिया है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद मध्य प्रदेश है और उसके बाद पंजाब है। ध्यान देना, वीट के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो उत्तर प्रदेश है। पल्सेस की अगर बात करें तो पल्सेस जो है वो राबी सीजन में भी उगाई जाती हैं और खरीफ सीजन में भी उगाई जाती हैं। ग्राम, जिसको चिकपी बुलाया जाता है, वो सबसे डोमिनेंट पल्स है हमारी कंट्री की। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और फिर कर्नाटका। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इंपोर्टर है पल्सेस का। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर है। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? कनाडा जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पल्सेस के लिए एक मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस देखने को मिलता है। ये जो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस है, इसको 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर अनाउंस किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करना, इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना और पल्सेस में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करना बाय 2027। फोकस किन क्रॉप्स के ऊपर है? तुर अरहर के ऊपर फोकस है, उड़द के ऊपर फोकस है और मसूर के ऊपर फोकस है। बेहद सिंपल। राइस के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, लार्जेस्ट कंज्यूमर चाइना है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इंडिया है और टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। वीट के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी चाइना है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी चाइना है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रशिया है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है। पल्सेस के मामले में टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट मध्य प्रदेश है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इंपोर्टर है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? कनाडा है। फिर पल्सेस के बाद वेजिटेबल ऑयल्स। हमारा जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज का बिल है उसमें लार्जेस्ट इंपोर्ट बिल किसका है? वेजिटेबल ऑयल्स का है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्री कमोडिटीज में लार्जेस्ट इंपोर्ट बिल किसका है? वेजिटेबल ऑयल्स का है। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। पाम ऑयल का लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया। और इंडोनेशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पोटैटो की अगर बात करें तो यूनियन कैबिनेट ने इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजनल सेंटर को स्टैब्लिश किया। कहां पर? आगरा उत्तर प्रदेश में। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, आगरा उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर साउथ एशिया रीजनल सेंटर को स्टैब्लिश किया गया। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर की अगर बात करें तो ये जो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है इसको 1971 में स्टैब्लिश किया गया।
इसका हेडक्वार्टर लीमा पेरू में देखने को मिलता है। ये पोटैटो के लिए, स्वीट पोटैटो के लिए और इंडियन ट्यूबर क्रॉप्स के लिए काम करता है। पोटैटो के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और चाइना के बाद है इंडिया। पोटैटो साउथ अमेरिका का नेटिव है। स्पाइसेस की अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। हमारे यहाँ पे लगभग 75% टोटल प्रोडक्शन जो है वो चिली का देखने को मिलता है, क्यूमिन का देखने को मिलता है, टर्मरिक का देखने को मिलता है, जिंजर का देखने को मिलता है और कोरिएंडर का देखने को मिलता है। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश और फिर कर्नाटका। एक स्पाइस स्कीम देखने को मिलती है। ये जो स्पाइस स्कीम है इसको स्पाइसेस बोर्ड ने लॉन्च किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलता है। और इसका एम क्या है कि जो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट है उसको एनहेंस करना है, स्पाइस प्रोडक्ट्स में जो वैल्यू है उसका एडिशन करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है। टी की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और चाइना के बाद है इंडिया। टी का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी चाइना है और चाइना के बाद है इंडिया। एक टी बोर्ड देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। वेजिटेबल ऑयल्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्री कमोडिटी में लार्जेस्ट इंपोर्ट बिल हमारा वेजिटेबल ऑयल्स में देखने को मिलता है। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का और इंडोनेशिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। पोटैटो की अगर बात करें तो इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का जो साउथ एशिया रीजनल सेंटर है उसको आगरा उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश किया गया है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद इंडिया। पोटैटो नेटिव है साउथ अमेरिका का। स्पाइसेस की अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी है। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश है। टी की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद इंडिया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी चाइना है, उसके बाद इंडिया है। टी बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलता है। कॉफ़ी की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में दो मेजर कॉफ़ी की स्पीशीज देखने को मिलती हैं। एक तो अरेबिका देखने को मिलती है और दूसरी रोबस्टा देखने को मिलती है। अरेबिका और रोबस्टा दो मेजर स्पीशीज हमारी कंट्री में देखने को मिलती हैं। कॉफ़ी ग्रोइंग स्टेट्स की अगर बात करें तो कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, सदर्न स्टेट ज़्यादातर। और कर्नाटका जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हमारी कंट्री में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी देखने को मिलता है। ये जो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलता है और ये बेंगलोर से फंक्शन करता है। शुगर की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राज़ील और ब्राज़ील के बाद है इंडिया। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी ब्राज़ील है, फिर थाईलैंड और फिर इंडिया। कॉटन की अगर बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है। कॉटन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है। और जो रॉ कॉटन है उसका सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी कौन है? इंडिया है। ये जो रॉ कॉटन है इसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? यूएस है। कॉटन को पूरे तरीके से ग्रो करने के लिए 200 ट्रेन फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? गुजरात है। और गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु। सिल्क की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना और चाइना के बाद इंडिया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी चाइना है, चाइना के बाद इंडिया। हमारे यहाँ पे कई सारी सिल्क की वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं, जैसे मलबरी देखने को मिलती है जो कि 90% ऑफ द इंडिया सिल्क प्रोडक्शन को फॉर्म करती है। मलबरी के अलावा तासर देखने को मिलती है, एरी देखने को मिलती है, मोगा देखने को मिलती है। सिल्क बोर्ड देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर। जूट की अगर बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है, इंडिया के बाद बांग्लादेश है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद इंडिया है। खूब सारी बातचीत होती है जूट के इर्द गिर्द। जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बांग्लादेश है, उसके बाद इंडिया है। एक जूट पैकेजिंग मटेरियल्स एक्ट है 1987 का, जो कि मैंडेट करता है कि 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड 20% ऑफ द शुगर प्रोडक्शन जो है उसको जूट बैग्स में पैक किया जाएगा। ये जो जूट बोर्ड है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर देखने को मिलता है। देखो, कॉफ़ी की दो मेजर वेराइटीज़,
एक अरेबिका देखने को मिलती है, एक रोबस्टा देखने को मिलती है। टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? कर्नाटका है। शुगर में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राजील है, उसके बाद इंडिया है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी ब्राजील है, उसके बाद थाईलैंड है, फिर इंडिया है। कॉटन में इंडिया लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और रॉ कॉटन का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। रॉ कॉटन का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? यूएस है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुजरात में देखने को मिलता है। सिल्क के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों ही चाइना है, उसके बाद इंडिया है। और सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर देखने को मिलता है। जूट के मामले में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो इंडिया है, लेकिन लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो बांग्लादेश है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर रबर की अगर बात करें तो रबर साउथ अमेरिका का नेटिव है। केरला लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका। रबर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलता है। मखाना अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बजट 25-26 में मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया। कहाँ पे? बिहार में स्टैब्लिश किया गया। ये जो मखाना है इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है यूरएलेफेरॉक्स। यूरएलेफेरॉक्स इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मखाना। मखाना जो है वो स्टेगनेंट फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में उगाया जाता है, वेटलैंड्स में उगाया जाता है और फ्लड प्लेन्स में उगाया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का नेटिव है मखाना। इंडिया अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ वर्ल्ड्स मखाना एक्सपोर्ट्स और बिहार जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। ये जो मखाना है इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें रिच एंटीऑक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। जो मिथिला मखाना है उसको 2022 में जीआई टैग दे दिया गया था। टबैको की अगर बात करें तो टबैको भी साउथ अमेरिका का नेटिव है। इसको पोर्चुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था 1508 में। ये हार्डी क्रॉप है, ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है और इसका शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? चाइना है, चाइना के बाद इंडिया है और इंडिया में गुजरात में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। टबैको बोर्ड देखने को मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। फिर मिल्क वीड फाइबर, ये जो मिल्क वीड फाइबर है ये नेचुरल फाइबर है जिसको सीड पॉट्स ऑफ मिल्क वीड प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है और इंडिया में इसको वाइल्ड प्लांट के तौर पे देखा जाता है इन राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। देखो, रबर केरला लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। मखाना बोर्ड को बिहार में स्टैब्लिश किया गया है। साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का नेटिव है। इंडिया 90% ऑफ द वर्ल्ड मखाना एक्सपोर्ट के लिए अकाउंट करता है। बिहार लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मिथिला मखाना को 2022 में जीआई टैग दे दिया गया। टबैको को पोर्चुगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 1508 में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, इंडिया में गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और मिल्क वीड फाइबर इंडिया में वाइल्ड प्लांट के तौर पे देखने को मिलता है राजस्थान, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ओपीएम की अगर बात करें तो इंडिया उन कुछ कंट्रीज में से है जो कि लीगली ओपीएम पॉपी को कल्टीवेट करती है। ओपीएम पॉपी को हमारे यहाँ पे लीगली कल्टीवेट किया जाता है और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो कि लीगली ओपीएम गम को प्रोड्यूस करती है। ओपीएम पॉपी को कल्टीवेट करने वाली कुछ कंट्रीज में से एक कंट्री है इंडिया और ओपीएम गम को प्रोड्यूस करने वाली, लीगली प्रोड्यूस करने वाली इकलौती कंट्री है इंडिया। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स ऑफ 1961 की और इसके तहत ये जो ओपीएम का लीगल प्रोडक्शन है ये ऑथराइज्ड है। ये जो ओपीएम है इसको गवर्न कौन करता है? इसको एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985 गवर्न करता है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सी है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। ये जो ओपीएम गम है इट इज़ अ सोर्स ऑफ मॉर्फाइन जिसको पेन रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। कोडाइन जो कि कफ सिरप के तौर पे यूज़ होती है और टेबाइन तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ओपीएम गम। और फिशरीज़ की अगर बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। तीसरी सबसे बड़ी फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है इंडिया। हमारा जो इनलैंड फिश प्रोडक्शन है वो मराइन फिश प्रोडक्शन से ज़्यादा है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा इनलैंड फिश प्रोडक्शन मराइन फिश प्रोडक्शन से ज़्यादा है। और लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? आंध्र प्रदेश है।
एक योजना देखने को मिलती है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसको 2020 में लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर इसको लॉन्च किया गया। नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड नोडल एजेंसी है, और इसका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। देखो, ये जो मेजर क्रॉप्स हैं ये आपको रटनी पड़ेंगी, और अगर आपको किसी ने बोल दिया है कि भाई यूपीएससी में सिर्फ कॉन्सेप्ट चलते हैं, रटना नहीं चलता है, तो गलत बोल दिया है। कॉन्सेप्ट चलते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट्स, लेकिन रटना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको रटना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, बार बार इन चीज़ों को लिख के याद करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको प्री अनाउंस किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसको प्री अनाउंस किया जाता है, और ये वो प्राइस है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टेन क्रॉप्स को फार्मर से प्रोक्योर करती है। एमएसपी जो है वो कम से कम 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस FL होनी चाहिए। A2 इज द इनपुट कॉस्ट प्लस रेंट फॉर द लीज्ड लैंड, एंड FL इज द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर। तो ये जो एमएसपी है ये एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ द A2 प्लस FL होनी चाहिए। इसको प्री अनाउंस किया जाता है। एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। कौन रिकमेंड करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। और इसको अप्रूव कौन करता है? इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव करती है। ये जो एमएसपी है इसको 22 क्रॉप्स के लिए अनाउंस किया जाता है, जिसमें से 14 खरीफ क्रॉप्स होती हैं, 6 राबी क्रॉप्स होती हैं, और 2 कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। और इसके अलावा एफआरपी को अनाउंस किया जाता है शुगर केन के लिए, जो कि अलग मैकेनिज्म होता है। ये जो एमएसपी है इसको साल में 2 बार अनाउंस किया जाता है, एक तो खरीफ सीजन से पहले और दूसरा राबी सीजन से पहले। 14 खरीफ क्रॉप्स हैं। कौन कौन सी? नाम देख लेते हैं फटाफट। पैडी है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, रागी है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, शीशम है, नाइजर सीड है, और कॉटन है। 6 रावी क्रॉप्स हैं। 6 रावी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? बीट, बार्ले, ग्राम, रेपसीड, लेंटिन और सनफ्लावर। और 2 कमर्शियल क्रॉप्स हैं, एक जूट है और एक कोपरा है। कमर्शियल क्रॉप्स कौन सी हैं? जूट और कोपरा। प्री अनाउंस किया जाता है, एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस FL होना चाहिए। रिकमेंड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस करता है, और अप्रूव कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। 22 क्रॉप्स के लिए इसको अनाउंस किया जाता है, ट्वाइस अ ईयर इसको अनाउंस किया जाता है। एक बड़ी फेमस योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसको यूनियन बजट 2025-26 में लॉन्च किया गया। अक्टूबर 2025 में इसको लॉन्च कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर इसको लॉन्च किया गया। 6 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया, 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। इसमें 100 लो परफॉर्मिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, और इसके तहत लगभग 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा होने वाला है। ये जो योजना है ये नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है। इसके तहत 36 एग्जिस्टिंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स को मर्ज किया गया है, कंसोलिडेट किया गया है। कोई नई स्कीम क्रिएट नहीं की गई है। स्टेट स्कीम्स को कंसोलिडेट किया गया है और प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप को इन्वॉल्व किया गया है। 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई किया जाएगा बेस्ड ऑन लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी एंड लेस क्रेडिट डिसबर्समेंट। ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, इसके 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कौन कौन से 5 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हो। स्टोरेज की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में एक WDRA देखने को मिलता है। ये जो WDRA है ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। ये जो WDRA है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है, और इसके तहत वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। फिर एक ENWR देखने को मिलता है। ENWR का मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, जिसको इशू किया जाता है WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस के द्वारा। ये जो ENWRA है इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट है। इसका फायदा क्या होता है? फार्मर अपना जो प्रोड्यूस है उसको वेयर हाउस में डिपॉजिट करता है,
बदले में उसको ENWRA मिल जाता है। ये जो ENWRA इसको लेके फार्मर बैंक जा सकता है और इस ENWRA को रखकर फार्मर पैसा ले सकता है और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकता है। फिर एक CWC देखने को मिलता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है ये नवरत्न CPSE है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर देखने को मिलती है। 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया। इसके अंडर 700 से ज़्यादा वेयर हाउसेस को ऑपरेट किया जाता है जिनमें 400 से ज़्यादा कमोडिटीज़ को स्टोर किया जाता है। एक भंडारण 360 देखने को मिलता है। ये जो भंडारण 360 है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म बिल्ट बाय CWC फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ वेयर हाउसेस। ये करंट वाली चीज़ें हैं, ये होपफुली आपको पता होंगी। एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसको फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 1964 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट ऑपरेशंस फॉर द फार्मर्स को इम्प्लीमेंट करना, दूसरा जो हमारा PDS सिस्टम है उसके तहत फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और तीसरा सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशनल और बफर स्टॉक्स को मेंटेन करना। एक्सपोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो एक अपीडा देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको अपीडा एक्ट ऑफ 1985 के तहत स्टैब्लिश किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर देखने को मिलती है और इसका एम है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ शेड्यूल्ड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स। रिसेंटली अपीडा ने भारतीय इनिशिएटिव को लॉन्च किया है और ये जो भारतीय इनिशिएटिव है इसका एम क्या है? एक तो 100 एग्री फूड एंड एग्री टेक स्टार्टअप्स को एम्पावर करना है और दूसरा 2030 तक लगभग $50 बिलियन जितना एग्री फूड एक्सपोर्ट्स को अचीव करना है। अपीडा के अलावा एक मपीडा देखने को मिलता है, मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको मपीडा एक्ट 1972 के तहत स्टैब्लिश किया गया है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मराइन प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। ये जो मपीडा है ये एक शेफ हारिस सर्टिफिकेशन को इशू करता है। ये जो शेफ हारिस सर्टिफिकेशन है ये वॉलेंट्री और ऑनलाइन एक्वा कल्चर के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। इसके साथ एग्रीकल्चर की जो मोटी मोटी बातचीत है वो खत्म हो गई। देखो एग्रीकल्चर अपने आप में लंबा चौड़ा टॉपिक है लेकिन हम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट हमने चीज़ों को देखा है और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीज़ें फिलहाल सफिशिएंट हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, आगे और भी ऐसे टॉपिक्स आते रहेंगे। कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू वेरी मच।